पिघला दे हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस न्यूट्री क्लासेस में। आप पढ़ रहे हैं मध्यकालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास में मैंने आपको पूरा दिल्ली सल्तनत बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। दिल्ली सल्तनत में अगर आप इतना ही पढ़ लेते हो तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब आपको क्या करना है, आपको जितना पढ़ाया है दिल्ली सल्तनत पूरा कंप्लीट आपको रिविजन कर लेना है। पूरा कंप्लीट रिवीजन करने के बाद आपको जैसे ही मुगल डायनेस्टी यानी कि जो बाबर के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है 1526 में मुगल डायनेस्टी स्टार्ट होगी तो पूरी चीज़ें बिल्कुल लिंक होते चलेंगी। अभी आपको पढ़ना है इसमें दो, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पर यानी कि दक्षिण भारत में जो विद्रोह होते हैं उसमें उसी टाइम पर दो नए साम्राज्य उभर के आते हैं या दो नए वंश की बात करते हैं, जैसे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी वंश। ये दो डायनेस्टी और दो रूलर यानी कि दो डायनेस्टी इस्टेब्लिश होती है। जैसे 1336 की बात करते हैं तो हरियर और बुक्का के द्वारा क्या किया गया था, मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पर दक्षिण भारत में विजयनगर की स्थापना की गई। ये आपको पढ़ना है और इसमें आपको पढ़ना है यानी कि बहमनी जो बहमनी वंश है, बहमनी साम्राज्य है, इसकी स्थापना यानी कि इसकी स्थापना 1347 में की थी। किसके द्वारा की गई थी? बहमनी जो हसन गंगू था उसके द्वारा बहमनी साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इसकी कैपिटल जो है गुलबर्गा रखता है। ये पूरा कंप्लीट आपको करना है क्योंकि इसमें सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा डिटेल में नहीं ले जाएंगे। इसमें जो फैक्ट के रूप में रहेंगे, जो चीज़ें आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और आपको पेपर में पूछे जाएंगे वही चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। तो आपको विजयनगर साम्राज्य आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। विजयनगर साम्राज्य में आपको देखना क्या है, सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य किसके टाइम पर स्थापित होता है। तो आपको सिंपल याद रखना है कि विजयनगर जो साम्राज्य है इसकी स्थापना यानी कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पर मोहम्मद बिन कासिम यानी कि तुगलक वंश चल रहा था उस टाइम पर मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पर हरियर और बुक्का ने की थी। तो हरियर और बुक्का ने इसकी स्थापना क्यों की थी ये देखना है आपको। क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम दक्षिण भारत में उसका राज्य काफ़ी अधिक विस्तारित हो जाता है तो उस टाइम पर क्या करता है, ये हरियर और बुक्का इनको दोनों को उठवा लेता है। दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत है वहाँ पर यानी कि वर्तमान में अगर बात करते हैं तो कर्नाटक की बात कर रहे हैं अपन, विजयनगर यानी कि कर्नाटक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों को उठवा लेता है। उठवाने के बाद क्या होता है, इनको इस्लाम धर्म परिवर्तित करवा देता है यानी कि इनको मुसलमान के रूप में इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करवा देता है। और उसके बाद क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम आपको पता है कि ये अपने जीवन में कितना फेल हुआ है और किस तरीके से बदायूं ने इसके बारे में कहा है कि जब ये ख़त्म होता है उस टाइम पर इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि प्रजा को मतलब राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिली। तो ये क्या करता है मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है, इनको सेनापति बनाकर दक्षिण भारत में भेज देता है। अब जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हो उसी क्षेत्र में आपको सेनापति बनाकर भेजा गया है। तो क्या आपके मन में अपने ही राज्य में वापस आकर उस क्षेत्र को पाने की इच्छा नहीं होगी क्या? बिल्कुल होगी। तो यही यहाँ पर इनको मिलते हैं विद्यारण्य स्वामी। विद्यारण्य स्वामी के सहयोग से ये सबसे पहले तो अपना धर्म परिवर्तित करते हैं। इस्लाम धर्म इनने स्वीकार कर लिया था, उसके बाद ये क्या करते हैं, हिंदू धर्म फिर से स्वीकार कर लेते हैं। और विद्यारण्य जो स्वामी रहते हैं, विद्यारण्य जो गुरु रहते हैं, उनके आशीर्वाद से क्या करते हैं, दक्षिण भारत में यानी कि एक नए साम्राज्य की नींव डालते हैं 1336 में, जिसका नाम पड़ा विजयनगर। विजयनगर का मतलब था, अगर विजयनगर का मतलब पूछा जाए तो विजयनगर का मतलब है दो भाइयों की विजय का नगर। मतलब दो भाई हरियर और बुक्का के द्वारा जो थे उनके द्वारा जो नगर बसाया गया, जिस नगर की स्थापना की गई उसका नाम हुआ विजयनगर यानी कि दो भाइयों की विजय का शहर। इस तरीके से याद रखना है, जिसमें आपको याद रखना है किस तरीके से हरियर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य यानी कि इस्टेब्लिश किया गया। लेकिन विजयनगर तो बसा दिया, लेकिन यहाँ पर जो वंश पूछा जाएगा वो अपने पिता के नाम पर यानी कि संगम डायनेस्टी इस्टेब्लिश करते हैं। कौन? हरियर और बुक्का। तो आइए देखते हैं इसमें आपको जो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं और पेपर में इतना ही पूछा जाएगा। बस आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना है। देखो, ज़्यादा पढ़ने से अच्छा, मतलब अगर आपको हम बताएं ज़्यादा किताबें पढ़ने से अच्छा अगर एक ही किताब और एक ही चैनल पर फोकस करें, वहाँ पर जो पूरा मटेरियल मिल रहा है उसको ही पूरा देखें,
बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर हर चीज़ को, यानी कि कोई भी किताब आपके सामने है, चाहे वो लूसेंट की हो या फिर अदर किताब जो आप रखे हुए हो कंपटीशन के लिए, तो ज़्यादा किताबें खरीदने से सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, आप एक किताब रखे हो, उसी किताब को अगर आपने 10 से 20 बार पढ़ लिया और वो किताब आपको मौखिक याद हो गई, समझ में आ गई पूरी तरह से, तो पेपर आपका कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको हम यहाँ जितना पढ़ा रहे हैं ये बेस्ट मटेरियल है। अगर आप बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर याद करोगे, पढ़ोगे, चीज़ों को समझोगे, तो आपका 101% सिलेक्शन होगा। और मैं गारंटी देती हूँ जीएस में आपको सिलेक्शन तक ही ले जाकर छोड़ेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़ना आपका बहुत ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं आज आपका क्या है। डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। अगर चीज़ एक दिन में समझ में नहीं आती है तो दूसरे दिन फिर कोशिश करना है उस चीज़ को समझने के लिए। फिर से आपको कमेंट करके आप पूछ सकते हो कि इस चीज़ के बारे में हमें समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट करना। कमेंट में आप जो लिखोगे हम उसका रिप्लाई बिल्कुल देंगे। तो आइए देखते हैं, आज आपको पढ़ना है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य किस तरीके से इसकी नींव पड़ी आपको बता दिया है स्टोरी के रूप में, तो ये देखना है किस तरीके से आपको याद रखना है। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि विजयनगर साम्राज्य यानी कि दिल्ली सल्तनत में कौन शासन कर रहा था, कौन सा वंश था, तो आपको याद रखना है तुगलक वंश। तुगलक वंश था। कौन शासन कर रहा था? शासक का नाम पूछा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, एमबीटी के टाइम पर। कौन करते हैं? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का किसके आशीर्वाद से करते हैं? तो विद्यारण्य स्वामी के आशीर्वाद से करते हैं। किस नदी के किनारे करते हैं? तुंगभद्रा नदी के किनारे इसको एस्टैब्लिश करते हैं। इस तरीके के सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल हर चीज़ को स्टोरी के रूप में आपको लर्न करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य आपको दिख रहा होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 एडी में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। ये हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ही है, दोनों भाई है। यहाँ पर नाम इस तरीके से रखे जाते हैं, जैसे अगर हरिहर और बुक्का हो गए फर्स्ट सेकंड, फिर उसके बाद फिर कोई हुआ उसका नाम भी हरिहर रख दिया, यानी कि हरिहर द्वितीय कर दिया, बुक्का द्वितीय कर दिया। इस तरीके से नाम लेने में परेशानी नहीं, 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से नाम वही रहेगा, बस फर्स्ट सेकंड थर्ड लगा देते हैं। तो स्थापना 1336 में किसके द्वारा की गई? हरिहर एवं बुक्का के द्वारा, ये याद रखना है। वहीं देखो, आपको स्वामी का नाम मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसीलिए आपको इनके स्वामी का नाम याद रखना है। क्या था गुरु का नाम? तो विद्यारण्य स्वामी के आशीर्वाद से कहाँ पर? अन्य गोड़ी नामक स्थान था तुंगभद्रा नदी के पास में। तो नदी का नाम पूछा जाए तो तुंगभद्रा, और अगर जगह का नाम पूछा जाए तो अन्य गोड़ी पूछा गया है कि विजयनगर को जब बसाया गया तो वो उस जगह का नाम क्या था? तो उस जगह का नाम था अन्य गोड़ी। ठीक है, अन्य गोड़ी कर्नाटक वाला एरिया प्रेजेंट में स्थित है। वही अगर बात करते हैं राजधानी इसकी, इनने हम्पी रखी, ये याद रखना है। उसके बाद अगर बात करते हैं संगम वंश, देखो विजयनगर ये हो गया हरिहर बुक्का के द्वारा, लेकिन इन्होंने विजयनगर को तो राजधानी मतलब विजयनगर में जिस वंश की स्थापना की, वंश का नाम पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है। किस वंश का नाम याद रखना है? संगम वंश। ठीक है, तो संगम वंश आपको याद रखना है। इसमें सबसे पहले कौन शासन करता है? तो हरिहर प्रथम शासन करेंगे। इसमें एक चीज याद रखना है कि जो बुक्का है, बुक्का के पुत्र मतलब हरिहर के टाइम एक बुक्का नामक जो व्यक्ति हुआ है, याद रखना है, बुक्का का पुत्र था कंपा। ठीक है, हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, तो बुक्का जो प्रथम है उसका पुत्र कंपा ने क्या किया? पूरा मदुरै जो क्षेत्र है, जैसे आप इस वाले एरिया को देखते होंगे तो ये पूरा एरिया वो कवर कर लेता है। मदुरै यानी कि ये तमिलनाडु वाला एरिया, आपको पता है मदुरै महाराष्ट्र, मदुरै तमिलनाडु, ये पूरा एरिया। तो आपको इसमें याद रखना है, इसमें किताब का नाम पूछा जाएगा कि इस जो बुक्का का पुत्र कंपा है वो मदुरै वाले एरिया पर पूरी तरह से मतलब विजय प्राप्त कर लेता है। इसकी जानकारी हमें किस से मिलती है? तो इनकी पत्नी, इसकी जानकारी कंपा की पत्नी जो बुक्का है, बुक्का का पुत्र कंपा और कंपा की पत्नी गंगा देवी ने किताब लिखी है मदुरै विजयपथ। सिंपल सा पूछा जाएगा मदुरै विजयपथ किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कंपा से संबंधित है। मदुरै जो विजय है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखना है कंपा के द्वारा। ठीक है, सिंपल सा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले विद्यारण्य स्वामी के सहयोग, विद्यारण्य स्वामी के आशीर्वाद से विजयनगर बसाया गया। विजयनगर पर संगम वंश किसने शासन किया? हरिहर प्रथम के द्वारा किया गया। बुक्का का पुत्र कंपा जो मदुरै क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर लेता है, इसकी जानकारी विजय यानी कि मदुरै विजय से मिलती है और गंगा देवी के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, ये
इसके बाद आगे चलते हैं। बुक्का प्रथम, ये आपको दिख रहा होगा, बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बुक्का जो प्रथम हुए उनके अब हरिहर प्रथम ने शासन कर लिया, हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम करेंगे। इनके द्वारा जो उपाधि धारण की गई वो पूछी जाती है, तो इसको याद रखना है। वेद मार्ग प्रतिष्ठा, क्या है? वेद मार्ग प्रतिष्ठियायक, ठीक है। इसके बाद हरिहर प्रथम के बाद अब हरिहर सेकंड आएंगे शासन करने। तो हरिहर सेकंड के द्वारा जो उपाधि धारण की गई ये आपको याद रखनी, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो महाराजाधिराज की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई, महाराजाधिराज, ठीक है, हरिहर प्रथम के द्वारा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला शासक कौन हुआ है? देवराज प्रथम। तो देवराज प्रथम, कुछ याद रहे या ना रहे, इनकी उपाधियां आपको याद रखनी है। उसके बाद देवराज प्रथम और देवराज द्वितीय संगम वंश से जो संबंधित थे, उनके टाइम पर जो व्यक्ति आते हैं, जैसे इटली का निकोलो कांठी इसके दरबार में आएगा। सबसे पहले देखते हैं देवराज प्रथम यानी कि तुंगभद्रा नदी पर इसने पहली बार डैम का निर्माण करवाया और नहरों का निर्माण करवाया। मतलब ये देवराज प्रथम कृषि क्षेत्र में ज़्यादा सुधार देखना चाहते थे, ज़्यादा सुधार करवाया इन्होंने। तो इन्होंने क्या करवाया? तुंगभद्रा नदी है उसके ऊपर डैम का निर्माण करवाया और उसके बाद इन्होंने नहरों का भी निर्माण करवाया, ठीक है। इसकी जानकारी अगर बात करते हैं तो ये इटली जो विदेशी जो यात्री इटली का है निकोलो कांठी, उसके द्वारा बताया गया है कि देवराज प्रथम ने कृषि यानी एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए बांध और नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है। तो याद रखना है, इसके दरबार में आने वाला जो विदेशी यात्री है उसका नाम है निकोलो कांठी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है क्या। एंड देवराज प्रथम जो संगम वंश से बिलोंग करते हैं, संगम वंश के शासक हुए, इनके टाइम पर कौन सा विदेशी यात्री आया? तो आपको याद रखना है इटली यात्री या इटली का जो नागरिक था या इटली का जो निवासी था निकोलो कांठी इसके दरबार में आता है। ये सिर्फ घूमने यानी कि भारत भ्रमण पर आया था, ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। इसके बाद अगला शासक आपको याद रखना है देवराज द्वितीय। तो देवराज द्वितीय ने जो उपाधि धारण की उसको याद रखना है क्या? इमादी देवराज और गजबेटकर। गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों को मारने वाला, ये हाथियों पर विजय हासिल करने वाला। तो याद रखना है देवराज प्रथम हो गया, देवराज प्रथम के टाइम पर निकोलो कांठी आते हैं। देवराज द्वितीय, इनके द्वारा गजबेटकर और इमादी देवराज की उपाधि धारण की गई। गजबेटकर का मतलब होता है हाथियों पर विजय प्राप्त करने वाला। इसके बाद अगर बात करते हैं तो संगम वंश का सबसे प्रमुख, अगर सबसे शक्तिशाली शासक माना गया है तो देवराज प्रथम माना गया है। इसने सबसे अधिक मात्रा में तुर्की मुसलमानों को भर्ती किया। ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा अपनी सेना में तुर्की जो मुसलमान हुए उनको, और जो तीरंदाजी होते हैं ना, वो तीर चलाने वाले जो व्यक्ति थे उनकी सबसे अधिक मात्रा में भर्ती की, ठीक है। तो ये हो गया। इनके दरबार में फारस के जो शासक थे शाहरुख के द्वारा अपना एक राजदूत भेजा जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। तो अब्दुल रज्जाक जो था वो बिलोंग करता है फारस से। ये किसके टाइम पर आता है? तो याद रखना देवराज सेकंड के टाइम पर आता है, ठीक है। इसके बाद इनको थोड़ा लिखने पढ़ने का भी शौक था, मतलब इस तरीके से कुछ लिखने का शौक होता है इस तरीके से। तो ये आपको याद रखना है। लेखन कार्य में भी निपुण थे। इनके द्वारा महाभाष्य जो ग्रंथ है संस्कृत का, उस पर इनके द्वारा भाष्य लिखा गया। वही अगर बात करते हैं महानाटक, इनके द्वारा एक महानाटक लिखा गया, महानाटक सुधानिधि। तो आपसे पूछा जाए महानाटक सुधानिधि किससे संबंधित है? तो देवराज द्वितीय से। महाभाष्य पर भाष्य लिखा देवराज द्वितीय ने। और इनके टाइम का जो प्रमुख सेनापति हुआ है, प्रमुख सेनापति का नाम याद रखना है, क्या नाम है? लखना याद रखना है। इनका जो प्रमुख मंत्री बोल सकते हैं, इनका प्रमुख मंत्री जो था लखना था। इसको एक उपाधि थी, या यूं कहें कि इसको समुद्र का स्वामी कहा जाता था। तो याद रखना है आपको कि लखना जो है वो किस शासक से संबंधित था? तो देवराज सेकंड से संबंधित था। किसके दरबार में, मतलब कौन से वंश में रहता था? तो संगम वंश में। और ये लखना को समुद्र जो है समुद्र का स्वामी कहा जाता है, मतलब कहा गया था बोलेंगे, क्योंकि कहा गया था, ठीक है। और इसके बाद इसका अंतिम शासक आपको याद रखना है, बस संगम वंश जो है, संगम वंश लगभग खत्म हो गया। अंतिम जो है उसका आपको याद रखना है विरूपाक्ष, अंतिम विरूपाक्ष। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले विजयनगर की स्थापना हरिहर बुक्का के द्वारा की गई, विद्यारण्य स्वामी के सहयोग से या उनके आशीर्वाद से की गई। संगम वंश इन्होंने अपने पिता के नाम से, मतलब इनके पिता का नाम संगम था,
तो उसके नाम पर ही ये संगम डायनेस्टी की स्थापना करते हैं विजयनगर में। इसके 3 शासक आपको याद रखना है। प्रथम हरिहर प्रथम के द्वारा, फिर बुक्का प्रथम, फिर उसके बाद हरिहर द्वितीय आते हैं। हरिहर द्वितीय के द्वारा कौन सी उपाधि धारण की गई ये याद रखना है। उसके बाद देवराज प्रथम, देवराज द्वितीय, देवराज प्रथम के टाइम पर इटली का यात्री निकोलो कांटी आता है, ये याद रखना है। वहीं अगर बात करते हैं देवराज द्वितीय के टाइम पर अगर बात करते हैं कौन आता है तो फारस यात्री आपको याद रखना है अब्दुल रज्जाक आता है। इसके बाद आपको याद रखना है लखना, इसका प्रमुख जो मंत्री था जिसको समुद्रों का स्वामी बोला जाता है, ये याद रखना है। वही अगर बात करते हैं संगम वंश का अंतिम जो शासक हुआ है उसका नाम है विरूपाक्ष। अब विरूपाक्ष के बाद संगम डायनेस्टी टोटली समाप्त हो जाती है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है पूरा आपको बता दिया है, लिख कर दिया है पूरा। और इसके बाद आपको पढ़ना है अगला आएगा सालुब वंश के बाद तुलुक वंश और इसके बाद आएगा अराविडु वंश। तो 4 डायनेस्टी यानी कि 4 वंशज जो यहाँ पर हुए हैं। किस तरीके से विजयनगर का पहले तो उदय होता है, मतलब विकसित होता है, उसके बाद अराविडु जो साम्राज्य आता है, उसके अराविडु जो वंश है वो इसमें योग्य शासक नहीं रहते हैं और विजयनगर का पतन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको कल देखते हैं। कल विजयनगर समाप्त होगा और परसों आपका स्टार्ट होगा बहमनी वंश। तो ठीक है, इसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपसे फिर कहूँगी मेहनत करना है, कॉन्सेंट्रेट होना है, इधर उधर की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आपको पता है जब तैयारी करते हैं तो काफ़ी नेगेटिव जो लोग रहते हैं वो आपको काफ़ी नेगेटिव बातें करते हैं कि पढ़ने से क्या होगा, किसकी लग गई या किसकी नहीं लगी। तो ये इन जो नेगेटिव बातें कर रहे हैं ना उनसे आपको काफ़ी अधिक दूरी बनाए रखनी है। अगर वो व्यक्ति आपको सामने से आया भी है तो उसको इग्नोर करना है। ठीक है, नेगेटिव चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, पॉजिटिव चीज़ों को आपको अपनाना है, तभी आप अपने लक्ष्य को और कॉन्सेंट्रेट होकर आप अपने लक्ष्य को पाओगे। ये मेरा वादा है, आपको सिलेक्शन तक ले जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।